हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 7, है ना, स्लैब डिजाइन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये स्लैब होता क्या है ना, किसको हम बोलेंगे, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, स्लैब क्या होता है सब हम लोग देख लिए थे, क्या क्या इसमें दिखते आने वाले हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसा आने वाला है ना। तो थोड़ा सा 2D में बेंडिंग मोमेंट को हम समझाते हैं कि कैसा उसमें बेंडिंग पॉसिबल है ना। अगर 2 वे स्लैब है तो उसमें बेंडिंग कैसा पॉसिबल है, समझ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब हम लोग देख लिए थे। तो इसका इस बार डिजाइन पढ़ेंगे उसका, कि डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे, कितना स्टेप होगा डिजाइनिंग में, क्या क्या क्राइटेरिया होगा इसका, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्लैब डिजाइन, है ना। तो इसमें थोड़ा सा क्या रह गया था कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 वे स्लैब है, तो 2 वे स्लैब में बेंडिंग कैसा पॉसिबल होगा, कैसा होगा 2 वे स्लैब में, कैसा होगा पॉसिबल। ये है आपका, सपोज दैट ये है आपका क्या 2 वे स्लैब है। तो सपोर्ट आपने चारों तरफ दिया है, तो इसमें बेंडिंग जो होगा ऐसा होगा, और इधर का बेंडिंग का डायरेक्शन कैसा होगा, इस प्रकार होगा। अरे होगा ना, है होगा। 2 वे स्लैब में, 1 वे स्लैब में एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग पॉसिबल है, तो बेंडिंग एक ही डायरेक्शन में होगा, है होगा, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो 2 वे स्लैब हम लोग को आपका डिजाइन, इसका क्राइटेरिया देखना है ना। तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ स्लैब, स्लैब का डेप्थ क्या होगा, ठीक है। इफेक्टिव स्पान फाइंड करना है, ठीक है। इफेक्टिव स्पान कैसे फाइंड करेंगे, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ क्लियर स्पान प्लस बी और विड्थ, विच इज लेस, मतलब डेप्थ और विड्थ में, सपोर्ट का विड्थ, सपोर्ट का विड्थ में और सपोर्ट का डेप्थ में, स्लैब का डेप्थ, ठीक है, उसमें से जो आपका लेस होगा उसमें ऐड कर देना है क्लियर स्पान में, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड। तो कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तब समझ में आएगा क्या कैलकुलेशन करना है डेड लोड का। तो ऐसे हम लोग को क्या होता है, टोटल डेप्थ इंटू विड्थ इंटू गामा सी, है ना। देखो जो हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं ना, 1 मीटर विड्थ के लिए, ठीक है, माने स्क्वायर हम लोग स्लैब को डिजाइन करते हैं, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर इधर लेंथ, जो भी आप मान लो, इधर इस डायरेक्शन में 1 मीटर होगा, इसका साइज इस डायरेक्शन में 1 मीटर होगा। तो हम लोग ऐसा देखते हैं, फिर जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा इस स्लैब को नेक्स्ट ब्लॉक बनाएंगे, ऐसा ही बनाते जाएंगे, ठीक है। क्या एक ही बार पूरा छत को ढलैया कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं करते हैं कि एक दिन में आपको जितना 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करने का आपका कैपेसिटी है एक दिन में, फिर लंच भी तो करिएगा बीच में, हमेशा काम करते रहिएगा थोड़े। तो इसमें से क्या करिएगा, एक 5 मीटर क्यूब का एक ब्लॉक बनाइएगा कि आज हमको इतना में ही स्लैब को डिजाइन करना है, फिर दूसरा दिन इतना में ही हमको डिजाइन करना है, फिर बीच में क्या कर दीजिएगा, कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन ज्वाइन दे दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार करते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में आपको फाइंड करना है फैक्टर्ड लोड, यानी कि फैक्टर लोड कैसे निकालिएगा, पहले टोटल लोड निकाल लीजिएगा, उसके बाद फैक्टर लोड ना, बोलो होगा कि नहीं, होगा ना। फैक्टर लोड कब निकालेंगे, जब टोटल लोड हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद ना, है क्या। तो टोटल लोड निकाल लिए, उसके बाद फैक्टर कर ले, फैक्टर कर लेके आप 5.5 से गुना कर सकते हैं फैक्टर के लिए। अब टोटल लोड में क्या क्या इंक्लूड होंगे, तो एक होगा डेड लोड होगा, दूसरा लाइव लोड होगा, तीसरा फिनिशिंग लोड होगा। अरे होगा ना, फिनिशिंग लोड, लाइव लोड, डेड लोड, ठीक है, इतना तो होगा फैक्टर लोड में, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड आउट करना होगा। बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो आप तो पढ़ चुके हैं, इसका लिए तो आप पारंगत है ना, आपने पढ़ा है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए किसमें, अरे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी पढ़ा है और लिमिट स्टेट मेथड से भी पढ़ा है, तो आपको जैसे इच्छा है उसे आप बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर लीजिए, क्या है ना। चलो फिर क्या करेंगे, चेक फॉर डेप्थ, किसके लिए फिर चेक लगाएंगे हम लोग, डेप्थ के लिए, कि अगर आपने डे का कैलकुलेशन कर लिया, चलो डी का कैलकुलेशन कर लिया, अब चेक में क्या होगा, डी रिक्वायर्ड होगा, तो जो डी रिक्वायर्ड होगा वो डी से अगर क्या आ गया, छोटा आ गया, समझ रहे हो, तो डी रिक्वायर्ड है और डी से छोटा आ गया, तो आपका डिजाइन क्या होगा, ओके डिजाइन आप कर सकते हो। आपने जो डेप्थ सेलेक्ट किया है वो डेप्थ होगा एक्चुअल डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ जो कोड ने आपको दे दिया है कि आपको मिनिमम डेप्थ इतना तो रखना ही रखना है, तो आपका क्या हो गया, डेप्थ रिक्वायर्ड हो गया, समझ रहे हैं, डेप्थ रिक्वायर्ड हो गया। तो डेप्थ रिक्वायर्ड से अगर आपका डेप्थ ग्रेटर आ गया जो आपने प्रोवाइड किया है, रिक्वायर्ड से डेप्थ आपने जो प्रोवाइड किया है वो ग्रेटर आ गया, तो आपका डिजाइन क्या होगा, ओके होगा, है ना, यानी सिंगली रेनफोर्स डिजाइन भी कर सकते हैं इसको, होगा सिंगली रेनफोर्स डिजाइन होगा। वो तो बाद की बात है, पहले हमें ओके करना चाहता हूं अपना डिजाइन, ठीक है, तो ये सब ओके होगा। और मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होगा, कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन बार का रेनफोर्समेंट हो या मेन बार का रेनफोर्समेंट हो, तो उसमें जो होगा मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, अगर एच बाई एच डी बार होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एच बाई एच डी बार होगा तो 1.2% होगा किसका, टोटल एरिया का, टोटल एरिया का कितना रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करना है, 0.12%, अगर एच बाई एच डी बार है, तो अगर माइल्ड स्टील है तो 1.5% टोटल एरिया का, समझ रहे हैं। तो ये तो था लिमिट ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ डी रिक्वायर्ड लेस देन डी प्रोवाइड, देन आपका डिजाइन क्या होगा, ओके, अदरवाइज आप क्या करिएगा, रीडिजाइन करिएगा। मतलब रीडिजाइन कहने का अर्थ है कि आपको सेक्शन का क्या करना है, डेप्थ को बढ़ा देना है, ओके, सेक्शन का डेप्थ को क्या कर देना है, बढ़ा के लेना है, आपने जो पहले लिया था उसको बढ़ा के लेना है। तो अब डी रिक्वायरमेंट निकालिएगा कैसे, तो मैं एक चार्ट पहले बताया था, है किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में चार्ट बनाया था कि आपका जो मोमेंट होगा एम यू इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं, क्यू बी डी स्क्वायर होगा ना, है, तो क्यू कैसे निकालते हैं, वो कोड में भी ऑलरेडी दे चुका है, कोड में तो नहीं बोल सकते हम लोग, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें दिया है टेबल बना के, हाँ टेबल बना कोड में दिया है कि कितना क्यू का वैल्यू दिया ना जी, ऐसा दिया होगा 0.15 एफसी के करके कुछ दिया है क्यू का वैल्यू, ठीक है, इतना दिया है क्यू का वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ये कंफ्यूजन में है। तो इतना होता है क्यू बी डी स्क्वायर एम यू का, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि नहीं, अरे डी यहां से निकाल सकते हो, मोमेंट आप निकाल लिए लोड गिवन से, जो लोड दिया हुआ था वहां से मोमेंट ले निकाल लिए, तो यहां से डी रिक्वायर्ड आपका निकल जाएगा, ये डी जो निकलेगा ना, चलो यहां से बैक चलो, इसको मिटाओ सब, फिर से बैक करो, चलो यहां से आएंगे हम लोग, तो डी रिक्वायर्ड हमको निकालना है, डी रिक्वायर्ड निकालना है, तो डी रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, एम यू होगा कि नहीं, यार स्क्वायर था तो उसको रूट में भेज देंगे ना, क्यू भी होगा, अरे होगा, होगा कि नहीं, क्यू भी होगा ना, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, क्यू बी डी रिक्वायर्ड, डी रिक्वायर्ड निकल के आ गया, एम यू अपॉन क्यू बी, एम यू अपॉन अंडर रूट के साथ क्यू बी आ गया ना, तो आपका ये डी रिक्वायर्ड आ गया ना। चलिए, तो
अब इसको चेक करना है कि आपने डी रिक्वायर्ड जो निकाला है वो डी प्रोवाइड से क्या है। अगर ये डी प्रोवाइड जो आपने किया है, डी प्रोवाइड जो आपने किया है, ठीक है, उससे छोटा आ गया है तो आपका डिजाइन ओके है, अदरवाइज री डिजाइन मतलब डी का वैल्यू जो आप पहले लिए थे उसको इंक्रीज करके लेना है, इंक्रीज करके ले लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड, हाँ नेक्स्ट स्टेप में आओ, क्या था, चलो इतना तक थे, हाँ चेक हो गया, डी के लिए चेक हो गया। अब क्या करना है, फाइंड स्टील रेनफोर्समेंट। तो आपको स्टील फिर एएसटी निकालना होगा, हाँ एएसटी निकाल लीजिएगा। चलिए किससे निकालिएगा, अरे मोमेंट निकल के आ गया तो यहाँ से आप एएसटी निकाल सकते हैं कि नहीं। एम यू मैक्सिमम इक्वल टू 0.87 एफ वाई एएसटी इंटू लिवर आर्म, क्या होता है डी माइनस 0.42 एक्सी होता है कि नहीं भाई, लिवर आर्म होता है ना ये सब। यहाँ से एक्सी मैक्सिमम लिख लीजिएगा, यहाँ से एएसटी निकलेगा कि नहीं, बोलो एएसटी निकलेगा, एम यू मैक्सिमम अपॉन 0.87 एफ वाई, और क्या होगा इफेक्टिव डे 0.42 एक्सयू मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं। चलो ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, चेक फॉर शियर। अब चेक लगाना है आपको किसके लिए, शेयर के लिए। चेक फॉर शियर, चेक लगाए थे ना, अरे चेक लगाए थे कि नहीं शेयर के लिए, तो चेक फॉर शियर, फिर क्या ना चेक फॉर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के लिए भी आपको चेक लगाना होगा, ओके। तो इतना स्टेप आपको याद रखना होगा। कितना स्टेप आ गया, फिर से मैं देखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ स्लैब डी। सेकेंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करना है इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान एल इफेक्टिव आपको फाइंड करना है। वो कैसे निकलेगा, तो क्लियर स्पान प्लस डी और वी में ऐड कर दो। तो डी और बी में, डी और बी में एल कवर में डी और बी ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो डी आपका क्या हो गया डेप्थ ऑफ स्लैब हो गया, है ना, और बी आपका क्या हो गया विड्थ ऑफ स्लैब हो गया। तो देखो हम लोग 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं स्लैब को, हम लोग क्या करते हैं 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, हमेशा फिक्स होता है 1 मीटर होता है बी का वैल्यू, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एल इफेक्टिव कैलकुलेशन कर लिए। अब एल इफेक्टिव निकल गया, आप मैंने स्मॉल डी निकल गया तो कैपिटल डी भी निकाल सकते हो, कैपिटल डी निकाल सकते हो ना जी। अरे कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर, होगा कि नहीं। अरे इफेक्टिव कवर ले लो या क्लियर कवर होगा कि नहीं, होगा, अरे होगा ना, होगा। चलो ये तो निकल गया टोटल। अब फिर क्या करेंगे, लोड कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ लोड। ये स्टेप आपका हो गया तीसरा, है ना, तीसरा स्टेप में लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन कैसे करिएगा, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग, डेड लोड लाइव लोड फिनिशिंग। क्या बोलेगा सर डेड लोड लाइव लोड फिनिशिंग ये क्या होता है, हम नहीं समझते हैं, हमको नहीं आता है। तो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो डेड लोड होगा जो सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट के कारण जो लोड आया, मतलब स्ट्रक्चर का भी लोड होगा ना, स्ट्रक्चर का लोड तो होगा कि नहीं, कंक्रीट होगा वहां पे, फिर क्या होगा स्टील होगा, ये सब का लोड होगा कि नहीं, तो सेल्फ वेट के कारण लोड होगा। फिर क्या होगा लाइव लोड, लाइव लोड क्या होता है, और लाइव लोड क्या होता है, तो लाइव लोड जिसके लिए आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसका लोड, मतलब इंसान का लोड, या कोई चीज हम ला के रख दिए कहीं पे उठा के, कोई वस्तु को इधर उधर कर सकते हैं उस वस्तु को, ठीक है, जानवर का लोड, ये सब क्या है लाइव लोड है। कि मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, बदलते रहता है लोड। आपका हो सकता है कल 5 किलो न्यूटन का कोई बक्सा ला के रख दिए, टूट फूट गया उसको बिक दिए, 0 किलो न्यूटन वहां पे अब हो गया लाइव लोड। तो वैरी करते रहता है लाइव लोड, ये सब है ना। आपने चलिए आज क्लास आए हैं अपना बिल्डिंग में, तो ठीक है आज क्लास आए अपना बिल्डिंग में, तो हो सकता है आज 50 बच्चा आया होगा ओवरऑल, कल हो सकता है 300 बच्चा आएगा, 300 बच्चा आया होगा, तो लाइव लोड हुआ कि नहीं, पहले 50 अब 300, बताओ बिल्डिंग का लोड वेरी कर रहा है कि नहीं, बोलो। अरे लाइव लोड आ रहा है ना, समय के साथ इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट लोड में आ रहा है, तो क्या हो गया लाइव लोड हो गया, ये सब निकल के आ गया। अब क्या निकालना है बेंडिंग मोमेंट। अब लोड कैलकुलेशन कर लिए सब,
फिनिशिंग लोड वो होता है जो मैंने ग्लेजिंग वर्क के लिए हम लोग करते हैं, या ऑर्नामेंटल बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग करते हैं ना। ऑर्नामेंटल बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमने लोड कैलकुलेशन करते हैं, जैसे टाइल्स बिछाया, हाँ टाइल्स दिया, फिर क्या किए, टाइल्स दिए हम लोग, फिर क्या किए बिछाए, फिर हमने क्या किए, अरे लकड़ी उकड़ी वगैरह ये सब फर्नीचर फिक्स करते हैं ना, गेट लगाए एक्स्ट्रा ये सब स्टील का, उस पर क्या किए फिनिशिंग किए, और हमने उस पर क्या किए हैं पत्थर का लगाए हैं, ये विंडो जो सब आ गया, तो ये सब क्या आ गया फिनिशिंग आ गया है ना। तो बहुत सारे फिनिशिंग हो सकता है, मतलब बिल्डिंग में भी फिक्स कर दिए। फिनिशिंग कहने का अर्थ है कि डेड लोड के बाद हमने क्या किए, ग्लेजिंग वर्क किए या टाइल्स लगाए, उसको अब फिक्स कर दिए ना, हटाएंगे बहुत दिनों के बाद हटता है ना, टूट फूट जाता है तब ये हटता है, तो उसी में फिक्स रहता है ना। तो ये था फिनिशिंग लोड। तो अब टोटल लोड आ गया, अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए आपने मॉस में पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जी, हाँ ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लोड आ रहा है कुछ पी, तो ये डब्ल्यू ले लेते हैं, डब्ल्यू हमेशा लोड को ले लेते हैं। चलो तो इसका मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, तो क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, एम यू मैक्सिमम जो होगा WL²/8 होगा। अरे हमेशा स्लैब क्या होता है, सिंपल ही सपोर्ट ना होता है कि हवा में उसको छोड़ देते हैं, हवा में स्लैब को नहीं ना छोड़ देते हैं, सपोर्ट लगाए के ना रखते हैं। अब वहां पे कॉलम आए चाहे बीम आए या बाल आए कि नहीं, दोनों साइड हम फिक्स करके ही रखते हैं ना। बोलो तो सिंपली सपोर्टेड का बिहेवियर केस हुआ कि नहीं, हुआ। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसमें क्या होता है, WL²/8 होता है। अरे बेंड जो करता है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम कितना उसका बेंडिंग होता है, वही ना हम डिजाइन करेंगे। मैक्सिमम आप कितना बेंड करोगे उसको रोकेंगे, तो कहा कि हम मैक्सिमम बेंड करेंगे, वो होगा ये वाला, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा वो कितना होगा, WL²/8 होगा। आप लो इसको झेल सकते हो तो झेल लो, अदरवाइज फेल कर देंगे हम तुम्हारा बिल्डिंग, है ना। तो ये हो जाता है क्या, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब चेक करेंगे डेप्थ रिक्वायर्ड तो हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, चेक फॉर शियर चेक करने के बताए थे, हैं शियर चेक करने के लिए बताया था ना। और चेक फॉर बॉन्ड लेंथ, LV वो बॉन्ड लेंथ, एंकरेज लेंथ वगैरह, LS LV जो था LD था, डेवलपमेंट लेंथ LD, ये कितना से ग्रेटर होता है, इसको आप बताइए कितना से ग्रेटर होता है ना। अभी हाल फिलहाल में भी खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये सब डिजाइन कर लेना है, चेक कर लेना है कि LD है कि नहीं, मतलब शियर डिजाइन करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट लेंथ भी होगा सही कि नहीं, बोलो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। तो ये था डिजाइन शियर। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है डिजाइन शियर में, ये क्या कह रहा है इसमें, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है एन सिंपली सपोर्टेड स्लैब, a simply supported slab corridor of a hospital building has a clear span, देखो क्लियर स्पान दे दिया आपको 2.5 मीटर। अब इस देखो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन ही बनाने लगे ना तो 1 घंटा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब कॉरिडोर है, ठीक है। हॉस्पिटल का एक कॉरिडोर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। क्लियर स्पान इसमें दिया हुआ है, कितना है 2.5 मीटर एंड सपोर्टेड ऑन बीम। देखो बीम का क्या दिया है, सपोर्ट जो वहां पे है ना वो कितना है 230 mm उसका बीट, सपोर्ट का बीट है। चलो ठीक है। डिजाइन द स्लैब
इफ द बीम इज कैरिंग अ लाइव लोड। अब देखो लाइव लोड दे दिया इसमें कितना, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूजिंग M20 कंक्रीट एंड HYSD बार। मतलब आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 है ना, M20 आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, और स्टील का ग्रेड क्या है, HYSD, यानी Fe 450 हो गया HYSD बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बीम को डिजाइन, स्लैब को डिजाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आइए इसको डिजाइन के लिए, है ना। तो कितना स्टेप था, 10 स्टेप था इसको डिजाइन के लिए। 10 स्टेप हम बताए थे ना, 10 ही में बस हो जाता है। ठीक है, 10 में बस। तो 10 स्टेप आपको याद रखना है स्लैब को डिजाइन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है, डी, स्मॉल डी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है, स्मॉल डी फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बता देते हैं क्या स्टेप करना है। फर्स्ट में हमको स्मॉल डी निकालना है, चलिए निकाल लिए, है ना। सेकेंड में देखो, फर्स्ट में आप लोग लाइव लोड दिया हो ना, तो आप लोड कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले आपको लोड कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल लोड कितना आएगा, टोटल लोड वो आपको कैलकुलेशन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेशन करना है कि MU मैक्सिमम कितना आएगा, वो कैलकुलेशन कर लेना है। बोलो होगा कि नहीं, अरे WL²/8 होगा कि नहीं, अरे सिंपली सपोर्टेड बीम होगा ना, है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड में कितना आता है, WL²/8 ही आता है ना, बोलो आता है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर लिए। अब उसमें से डी रिक्वायर्ड कितना है, डी प्रोवाइड आपने कितना किया है। ठीक है, तो एज्यूम कर लिया है हम लोग कि चलो देखो 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 स्लैब में क्या होता है ना कि मैक्सिमम या ज्यादा ज्यादा आपको कितना ले सकते हैं, 140 mm मैक्सिमम ले सकते हैं, डेप्थ ऑफ स्लैब मैक्सिमम। तो 120 हमने एज्यूम कर लिया है, 120 भी मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हम अगर स्लैब का डेप्थ क्यों लेते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो स्टेप हम लोग पहले याद कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप पहले करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि चलो डी कितना होगा आपको, चलो हम 120 डी एज्यूम कर लिए। अब क्या निकालेंगे, लोड टोटल निकालेंगे कि लोड कितना टोटल मेरा होगा, लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस क्या, फिनिशिंग लोड। अगर दिया हुआ है तो फिनिशिंग लोड, अगर नहीं दिया हुआ तो लाइव लोड और डेड लोड लेके कैलकुलेशन कर लो, डेड लोड लाइव लोड लेके कैलकुलेशन कर लो। तो लोड टोटल कैलकुलेशन कर लिए। तब वहां से क्या निकालेंगे, लोड निकालने के बाद फैक्टर भी करना है। ध्यान रहे, फैक्टर करने में बहुत सारा गलतियां करते हैं, फैक्टर नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रहे आपको, या तो आप लोड को फैक्टर कर लीजिए या बेंडिंग मोमेंट को फैक्टर करिए, लेकिन उस वक्त आपको शियर को भी फैक्टर करना होगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आपको लोड ही को फैक्टर कर लीजिए, है ना, फिर आपको बेंडिंग मोमेंट में फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लोड को फैक्टर कर लिया, यानी कि लोड निकाल लिया, है ना, टोटल लोड निकाल लिया। अब वहां से बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया WL²/8 से, क्योंकि क्लियर स्पान का इफेक्टिव लेंथ भी दिया हुआ है ना, तो फिर वहां से इफेक्टिव लेंथ निकाल लोगे। तो WL² इफेक्टिव अपॉन 8 होता है, ध्यान देना, WL² इफेक्टिव, WL² इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8 होता है, तो उसको ध्यान देना है। ठीक है, फिर लोड डिजाइन कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब डी रिक्वायर्ड डी प्रोवाइड करेंगे ना जी, चेक करेंगे कि नहीं, चेक लगाएंगे कि आपने डेप्थ जो कैलकुलेशन किया वो सही है कि नहीं, कोड के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या देखेंगे। अब डी रिक्वायर्ड आ गया मेरा, अब आप क्या डिजाइन करिएगा, मोमेंट निकाल लिए ना, अब AST निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AST की रेनफोर्समेंट हमको कितना देना है मोमेंट के लिए, उस बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वो आप कैलकुलेशन कर लिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट तो हो गया, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेशन करना है, बेंडिंग मोमेंट के बाद आपको कैलकुलेशन करना है क्या, देखो ना, बेंडिंग मोमेंट के बाद आपको कैलकुलेशन करना है
डी रिकॉर्ड हो गया। अब फिनिशिंग स्टील फाइन कर लिया, चेक लगाना है सबका, सीयर का चेक लगाना है और किसका, बॉन्ड लेंथ का चेक लगाना है और स्पेसिंग निकालना है हमको। बार के बीच डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें कैलकुलेशन करना। देखो स्टील में दो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन करना है, दो कैलकुलेशन इसमें करना है। फिर चेक लगाना है आपको सीयर का और चेक लगाना है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, और चेक लगाना है डी रिक्वायर्ड का। चेक लगा लीजिएगा, फिर आपका सीयर स्लैब डिजाइन हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।